तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत है आपका हमारे इस नई यूट्यूब वीडियो पॉडकास्ट के अंदर। तो गाइस, आज मैं किस लोकेशन पे बैठा, ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आज ये किन पर्सन को अपने साथ लेके और किन पर्सन से हमको सिखाने वाले हैं। तो इंतजार कीजिए, आपको काफ़ी कुछ इस पॉडकास्ट में नया सीखने को मिलेगा और एक ऐसे गेस्ट हमारी इस वीडियो में आ रहे हैं जो आपको काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं अपनी लाइफ में, जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल के रास्ते पे आगे बढ़ जाओगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में लर्निंग से लेकर आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी है, इन सब के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। उन लोगों का जब जीवन देख रहा था तो मन में था कि हमें भी इस पर सेवा करनी है। हमारे टीचरों को भी विश्वास नहीं था कि इतने अच्छे नंबर हमारा ग्रुप ला सकता है। 2014 में फिर मैंने बीजेपी ज्वाइन की। लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स गटर है, जो जाएगा वो फंस जाएगा उसमें। ठीक है, मैंने हर जगह पोस्टर देखे आपके, वो मतलब आंखों में चमक दिख रही है कि हाँ भाई कुछ कर देंगे हम। पैसा देखता है, पावर देखता है, तो उससे कहीं ना कहीं सोच बदल जाती है कि यार थोड़ा पैसा कमा लो फिर जनता की सेवा हो जाएगी। मैं आप लोगों को गर्व महसूस कराऊंगा, आप गर्व से कहोगे कि हाँ मैं बापना कर रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि इसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब को करना चाहिए। जैसे कि आपको हमारे इस वीडियो में दिख रहा होगा कि जो नए गेस्ट है कौन है एक्चुअल में आप शायद इनको अभी नहीं जानते, मगर आप मेरी वीडियो के ज़रिए आप इनको जान जाओगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे इंसान है और ये अभी क्या क्या चीज़ में काम कर रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, फटाफट स्टार्ट करते हैं हम इस न्यू यूट्यूब वीडियो पॉडकास्ट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो सर। हेलो जय। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहूँगा आप कैसे हो पहले? मैं बहुत बढ़िया हूँ। चलो अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी ऑडियंस को मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें कि आप अभी क्या कर रहे हैं फ़िलहाल। देखिए, मैं पेशे से वकील हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। और वैसे मैं राजनीतिक भी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी करोलबाग जिले में उपाध्यक्ष हूँ और लगातार कई वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और साथ ही साथ अपना ये जो पढ़ाई का काम और उसको पढ़ाई करते करते वकालत में आज मैं अधिवक्ता के नाते इस क्षेत्र में 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कानून के क्षेत्र में। मतलब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल जो लॉयर होते हैं वो बन चुके हैं? मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ। 20 अच्छा। साल से मैं इस प्रैक्टिस में हूँ। 20 साल से प्रैक्टिस में हो और आप प्रोफेशनल लॉयर भी साथ में हो? मैं प्रोफेशनल लॉयर ही हूँ। अच्छा। मैं राजनीतिज्ञ भी हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो एक मतलब एक होता है ना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये आप मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करता हूँ। साथ ही साथ में हाई कोर्ट में काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मैं काम करता का आप काम करते हो? ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो हम वीडियो का पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, अभी हम जो पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है या फिर इससे पहले भी आपने ऐसा शूट कर रखा है? देखिए, क्योंकि मैंने कहा आपको बताया कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो लगातार बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स भारतीय जनता पार्टी ने की है और उन इवेंट्स में लगातार मीडिया का सामना करना हमारा रूटीन का काम है। तो उस रूटीन वर्क में हम लोगों ने कई बार मीडिया को फेस किया, इसमें कोई हमारे लिए नहीं। अच्छा, तो आपके लिए नई बात नहीं, आप एकदम फुल आराम से भाई बिल्कुल, जो पूछना है पूछ लो। रिलैक्स। जो मैं रियल लाइफ में हूँ वही मैं Yes, कैमरे के सामने। yes, yes। ठीक है ठीक है। तो मैं जानना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने प्रोफेशन के बारे में बता दिया, ठीक है, कि मैं एडवोकेट भी हूँ एंड मैं लॉयर भी हूँ, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक में जो भी केस होता है उसको हैंडल करता हूँ। कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स के अंदर जाने का भी शौक रखते हैं? नहीं, जाने का शौक, मैं पॉलिटिक्स में हूँ। अभी हो आप? हाँ। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अभी हो आप। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि बचपन से शुरू करते हैं पहले। ठीक है, पहले बचपन शुरू करते हैं। अभी आपने अपना प्रोफेशन बता दिया, मगर बचपन में लाजपत राय कौन था? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात को छुआ है और वाकई वो बात मेरे दिल को छू गई है और जिसको कहते हैं कि शरीर का रुआ रुआ एकदम से अच्छा खड़ा हो गया है मेरा। अच्छा। और मतलब इतनी इमोशनल बात आपने पूछी है। जो बचपन का जीवन था हमारा बड़ा कठिन जीवन था। उस जीवन को, क्योंकि माता पिताजी, बाकी सब परिवार रोजगार पे चला जाना, सब लोग काम पर जाते थे, हम लोग किस तरीके से परिवार में बैठते थे, रहते थे, खाते थे और किस प्रकार हम स्कूल में जाते थे और स्कूल में जाकर किस तरह की सारी चीज़ें होती थी और मतलब बहुत कठिन जीवन हम लोगों ने जिया है और कठिन जीवन जीते जीते आज हम लोग इस जगह पर पहुँचे। ये कब की बात कर रहे हैं अभी आप? ये लगभग आप मान के चले, ये सन 1980 से अगर हम शुरू करते हैं तो हमारा जो जीवन शुरू हुआ 1972 का मेरा बर्थ है। उसके बाद जैसे 5 साल हुए, उसके बाद मैं स्कूल गया। स्कूल के बाद मतलब हमारी ये स्थिति ये थी कि जब लोग, हमारे माता पिता जब घर आते थे, हम छोटे थे काम करके, तब तक हम सो जाते थे और जब हम सुबह सो के उठते तो माता पिताजी काम पर चले जाते थे। तो कई महीनों मतलब कई महीनों तक ये स्थिति थी कि हम माता पिता को देख भी नहीं पाते थे। ओ, मतलब आपके सुबह उठने से पहले ही माँ बाप जी
काम पे चले जाते थे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया आपने अपने बचपन में। मतलब मैंने बताया स्ट्रगल तो पूरे परिवार ने किया, और मैं कहता हूँ मेरा जैसा परिवार ऐसे सभी परिवार होंगे, और जिन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। आजकल के जो बच्चे हैं उनको जो संघर्ष से निकल कर आया है उसको पता है कि जीवन कैसा है, किसी को भी कामयाबी की वैल्यू पता हो गया इसकी। यस। अच्छा ठीक है। तो ऐसे सब आप एडवोकेट है, तो एडवोकेट सुनते ही लोगों के दिमाग में आता होगा कि भाई ये तो बहुत पढ़ाई में अच्छे होंगे, ये एडवोकेट बनने के लिए मोटी मोटी बुक पढ़नी पड़ती है। आप स्कूल लाइफ में कैसे थे? देखिए, जो स्कूल लाइफ में मैं बता रहा हूँ, स्कूल लाइफ में हम लोगों ने स्कूल में भी हमारी पढ़ाई होती थी। हमारे परिवार की स्थिति ट्यूशन के लिए भी पैसे देने की स्थिति हमारे उस परिवार टाइम ट्यूशन हुआ करते थे? ट्यूशन होते थे, लेकिन ट्यूशन कराने की स्थिति हमारे परिवार की नहीं हुआ करती थी। अच्छा। लेकिन हम लोग क्या करते थे, ग्रुप स्टडी हम लोगों ने बच्चों ने हमने शुरू की। मतलब फ्रेंड सर्कल में ग्रुप हमने स्टडी। यस हमने 4-5 दोस्तों का ग्रुप हमारा था जो फिक्स था, और ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर एक ही समाज के लोग थे। हम 5-7 अलग अलग समाज के लड़के थे, और हम लोग एक रूम पर अपने किसी परिवार के किसी से, मेरा घर है, मेरे घर का एक रूम हमने लिया, और रात को हम लोग लगभग 9 बजे स्टडी शुरू करते थे, और सुबह 6 बजे तक हम लोग पढ़ते थे। और एग्जाम टाइम पे नॉर्मल डेज? नहीं, नॉर्मल डेज में भी हम लोग पढ़ते थे। मतलब ये जो सिलसिला शुरू हुआ आफ्टर मतलब 10th के एग्जाम से शुरू हुआ, और हम लोगों ने उसके बाद लगभग 12th भी हमने बड़े अच्छे नंबरों से अचीव की। जबकि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो इसकी चर्चा हमारे टीचरों को भी विश्वास नहीं था कि इतने अच्छे नंबर हमारा ग्रुप ला सकता है। क्योंकि जो बच्चे दिन भर शैतानी करते हैं, अच्छा। वो कैसे नंबर लेकर आ रहे हैं। 75% नंबर लाना बिना ट्यूशन के बड़ी बात होती थी उस समय। माँ बाप ये दुआ करते थे कि बच्चे के 33 नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोगों के जो हमारा जो ग्रुप था वो लगभग 75 अबाव 12th में मार्क्स थे सबके। कारण मैं बताता हूँ, उसमें हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जब ग्रुप में पढ़ते थे तो आपस में क्वेश्चन बांटते थे। एक क्वेश्चन तुम रीड करो, एक क्वेश्चन तुम रीड करो, एक क्वेश्चन तुम रीड करो। फिर हम चाय के लिए ब्रेक लेते थे। जब हम चाय के लिए रात को ब्रेक लेते, चाय भी हम लोग खुद ही बनाते थे, कभी एक बार उसने बनाई, एक बार उसने बनाई। तो उस ब्रेक में हम लोग एक दूसरे को उसका आंसर देते थे, उस 4 सवाल का। अच्छा। तो जब एक साथ हम लोगों को 4 क्वेश्चन के आंसर हम लोग तैयार करते थे वन टाइम। तो इस तरीके की प्रिपरेशन रही। फिर हम लोग सुबह उठते थे, उसके बाद नहा, थोड़ा सोए 2-3 घंटे सोए, फिर उठ के फिर स्कूल चले गए। दोपहर का स्कूल होता था, तो ये हमारी दिनचर्या थी। तो ये जो मतलब बिना ट्यूशन के भी हम लोग अचीव कर सकते हैं, मेरा ऐसा। आपका मानना है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चा ट्यूशन जाके ही सक्सेसफुल हो, वो अगर अंदर से उसके अंदर कुछ जुनून हो या फिर कुछ करना हो लाइफ में, तो बिना ट्यूशन के भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। बट आजकल के बच्चों में जुनून दिखता नहीं है। नहीं, देखो क्या है कि उसका कारण हो गया कि परिस्थिति और माहौल ऐसा क्रिएट हो गया है कि उसके अंदर स्कूलों में भी प्रेशर, माँ बाप भी प्रेशर बना रहे हैं बच्चों पे। तो वो सारी जब चीज़ें इकट्ठी हो रही है, तो वो बच्चा एकदम वो जो ट्यूशन का प्रेशर बन रहा है उसके ऊपर। दूसरा, जो मार्क्स आने का जो स्टैंडर्ड है वो 80 अबाव हो गया है, 85 अबाव हो गया है। 90 नंबर आ रहे हैं, 98 नंबर आ रहे हैं। तो माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा ही 98 लेकर आए, मेरा ही बच्चा 95 लाए। जो प्रेशर है वो ट्यूशन की तरफ उसको धकेल रहा है। तो मतलब बच्चे में प्रेशर देना सही है आपके अकॉर्डिंग, गलत है? देखिए, मैं क्या कहता हूँ, बच्चे पे प्रेशर नहीं देना चाहिए, लेकिन बच्चे की संभाल भी अपने को करनी चाहिए। बच्चे को बराबर देखते रहना चाहिए वो कर क्या रहा है। ठीक है। उसको प्रेशर नहीं बनाना, उसको वो क्या करना चाह रहा है उसको छोड़ना चाहिए, वो करेगा। और डेफिनेटली अपने आप को, अपने बच्चे पर हमको विश्वास होना चाहिए, जो करेगा वो अच्छा करेगा। मतलब उसको इतना भी ढील नहीं दे देना कि वो कहीं गलत दिशा में चला जाए। उसकी संभाल भी करती रहनी है, लेकिन वो जो वो करना चाह रहा है तो मुझे लगता है वो निश्चित रूप से अच्छा करेगा। अगर उसको वो आपकी सिर्फ उसको देख रेख चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए, वो करेगा, अच्छा करेगा। ठीक है ठीक है। तो आपने बताया कि आपने स्कूल लाइफ में दोस्तों एक ग्रुप बनाया, तो उसमें स्टडीज करते थे, उसी में आपने 75% से प्लस अचीवमेंट करी है। ये ग्रेड्स को लेकर परसेंटेज आपको मैं बता दूं, उसी ग्रुप के बच्चे आज वकील भी हैं। एक हमारे बीच का उसी ग्रुप का लड़का आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर स्टेनो है। और मतलब हमारे जो 5-6 का ग्रुप था वेल सेट है, और अच्छे पोस्टों पर, अच्छे डेजिग्नेशन पर वो लोग बैठे हैं। जबकि वो कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा उस समय भी, ये तो आज की बात नहीं कर रहा, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। बात आपको 1992 की बात कर रहा हूँ, मैं 90 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो उस समय जो भी आपके फ्रेंड थे वो काफ़ी अच्छी सक्सेस पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। सबकी सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी भी है, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छी जॉब, प्राइवेट जॉब में भी बड़ा अच्छा अचीव कर रहे हैं। ये चीज़ें आपने फिर पढ़ते पढ़ते एकदम से बचपन से सपना था एडवोकेट बनने का, या पढ़ते पढ़ते आया? देखिए, सपना तो 1900 कह सकते हैं 84-85 में मन में ये तय किया कि सेवा करनी है। अच्छा। कुछ मास्टर लक्ष्मण सिंह अटल हमारे निगम पार्षद रहे, मैंने उनको देखा है, उनसे मैंने प्रेरणा ली है। वो निगम पार्षद थे, अपने MP छनपाड़ी यहाँ निगम पार्षद थे।
उन लोगों से मैंने प्रेरणा ली, उन लोगों ने खूब सेवा की क्षेत्र में, और सेवा ऐसी की कि वो निजी इजी अवेलेबल व्यक्ति थे। उन लोगों को मैंने ज़मीन पर बैठे हुए देखा है लोगों के साथ। उन्होंने बिल्कुल पब्लिक को वो कनेक्ट करते थे, पब्लिक के साथ इजी अवेलेबल। मास्टर लक्ष्मण सिंह अटल को मैंने बिल्कुल ज़मीन पर बैठे हुए महिलाओं के साथ मैंने क्षेत्र पे देखा है, उनकी बातों को सुनते हुए, उनके लिए इवन खुद मैंने उनको मास्टर जी को अपने भाई का जब एक्सीडेंट हुआ उसके अंदर अपना चुनाव छोड़कर भागते हुए देखा है। वो चुनाव छोड़कर लगातार हॉस्पिटल में संभाल करने का काम मास्टर लक्ष्मण सिंह अटल ने किया। MP छिंदवाड़ा जी लगातार हमारे यहाँ सब जुड़े रहे क्षेत्र में। उनकी तो इतनी वो थी कि वो खाली लेटर हेड पे मोहर लगा के अपने कार्यकर्ताओं को दे देते थे, बच्चों को सेवा के, जा तू लिख ले जो तेरे को बेटा करना। इतना विश्वास अपने समाज और अपने क्षेत्र के लोगों पर कि वो कुछ गलत नहीं करेंगे, और वो अपनी जेब में मोहर लेके घूमते थे उस समय। आज तो चलो मोदी जी आए हैं, तो मोदी जी ने कहा कि आप सेल्फ अटेस्ट करो, हमको विश्वास है आपके ऊपर, ये बड़ी बात थी। हमारे लोगों को मोहर लगवाना, पेपरों को अटेस्ट कराना, ये बड़ा संघर्ष हम लोग उस समय करते थे। उस समय MP छिंदवाड़ा जी जेब में मोहर लेके घूमते थे, और जहाँ अपने रास्ते में आपने फॉर्म आ गया वहीं स्टैम्प मारते थे। मतलब काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन थे। डाउन टू अर्थ पर्सन। छिंदवाड़ा जी भी जीवित है, मास्टर लक्ष्मण सिंह अटल का स्वर्गवास हो गया है, उनके एक्सीडेंट में डेथ हो गई। लेकिन उन लोगों का जब जीवन में देख रहा था, मैं बहुत छोटा था, उन लोगों का जब जीवन देख रहा था तो मन में था कि हमें भी एक बार सेवा करनी है, मैं भी इस तरह की सेवा करने की मेरी इच्छा है। तो फिर धीरे धीरे उनके साथ रहते फिर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद में जब कॉलेज में आया तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। फिर विद्यार्थी परिषद, फिर वापस मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आया 2014 में। फिर क्योंकि लगातार जो मोदी जी वाला जो परिवर्तन की लहर जो चल रही थी 2014 में, फिर मैंने BJP ज्वाइन की। अच्छा, तो मतलब इस लाइन में कैसे आप एडवोकेट की लाइन में कैसे है? एडवोकेट की लाइन में मैंने बताया ना कि एक मन में एक चीज़ थी कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करना है। ठीक है। और हमारे लिए, क्योंकि मेरे को रोज, अब जब बात आप पूछ रहे हो, उस समय सबसे बड़ी बात फीस भरने की समस्या थी एडवोकेट की। भाई। अगर आप लॉ कर रहे हैं तो फिर फीस भरने की समस्या है। हम लोग 12वीं के बाद काम पर लग गए, नौकरी कर रहे थे। नौकरी भी करनी है और लॉ भी करनी है, और लॉ भी करनी है। तो क्या था कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद मेरी फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आया। उसके बाद इवनिंग में मैंने 6 to 9 क्लास दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती थी उस समय, तो मैंने 6 to 9 की क्लासेस ली और वहाँ से लॉबी की। दिन में मैं नौकरी भी करता था, और शाम में मैं RSS की जो शाखा है जो थी, जो भी हमारे जिम्मेवारी उस समय थी, तो उसको मैं निर्वाह करता था। तो तीनों चीज़ों को मैनेज करना, जब मैं भी आज भी पीछे पलट के देखता हूँ कि क्या इतने सारे काम हम एक साथ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जो मैनेजमेंट वर्क था, जो माइंड में जो मैनेजमेंट थी, और जो हम लोग जिस संगठन के साथ जुड़े हुए थे, वो मैनेजमेंट ही हमको सिखाया उसने फ्री ऑफ कॉस्ट। उस मैनेजमेंट को हमने किया, अपने जीवन में उसको लेकर आए, और तब जाकर इतनी सारी एक ही समय में कई सारी चीज़ें करने का काम हम लोगों ने किया। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट स्किल आ गई थी कि कैसे हर चीज़ को मैनेज करना है। देखिए, मैंने कहा ना आपको कि जिस संगठन में मैं जुड़ा, जिस संगठन में मैं था, वहाँ पर लगातार छोटी इवेंट्स होती हैं, और उन इवेंट्स के अंदर हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं। भाई कितने बजे हम लोग ये चीज़ शुरू करेंगे, कितने बजे हम ये चीज़ शुरू करेंगे, कितने टाइम पीरियड में हमें इसे ख़त्म करना है, कितने टाइम पीरियड में हम करेंगे, कितने टाइम पीरियड में अगर कुछ लोग आ रहे हैं तो उनको हम उसको भोजन कराएंगे, कितने समय में हम लोग को क्षेत्र में। तो वो लगातार डेली रूटीन में हमारी वो मैनेजमेंट थी, तो उसी मैनेजमेंट को अपनी लाइफ में डालने का काम हमने किया। अच्छा, ठीक है। तो आपने मतलब ये बात हो गई मेरी, जो आपने एडवोकेट करी उसकी बात हो गई। आपने आपको जो प्रोफेशन है, जो आप पॉलिटिक्स में हो अभी, उसकी बात हो गई। तो आपसे अभी तो फिलहाल मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, माइंडसेट को लेके और स्ट्रगल को लेके कि आपने कितना स्ट्रगल किया। आज के टाइम कहीं ना कहीं वो लोग स्ट्रगल कम कर रहे हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, लॉकडाउन की वजह से कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो भाई लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तभी जाके तुम एडवोकेट बनोगे, या फिर जो तुमको लाइफ में बनना है वो बनोगे। ठीक है, मैं किसी भी एक ऐसी प्रोफेशन को नहीं बोल रहा कि जहाँ पे स्ट्रगल नहीं है। हर जगह तुमको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, चाहे स्टडीज हो, डेफिनेटली, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर बिजनेस, प्राइवेट जॉब में भी आपको स्ट्रगल करनी, हर जगह स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर मेरा यहाँ से आपके और सवाल पूछने का मन कर रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को आपके यहाँ से। सो यहाँ पे जो मेरा अब आपके साथ सवाल है वो है कि आपने लोग बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ना, एक रियलिटी बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स गटर है जी, जो जाएगा वो फंस जाएगा उसमें, ऐसा है। तो बहुत लोग मना करते हैं कि भाई इस चीज़ में आना तो मत जा। आपके अकॉर्डिंग इस चीज़ को सही मानना चाहिए, गलत मानना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये चीज़ सही है गलत है? देखिए, अगर अच्छे लोग वहाँ नहीं जाएंगे तो जिसको आप गटर कह रहे हो, जिसको आप कीचड़ कह रहे हो, वो गटर ही रहेगा, वो साफ कैसे होगा? तो उस जगह जब अच्छे लोग जाएंगे तो उसको सफाई करेंगे ना भाई। अगर वो चीज़ गलत है, अगर अच्छे लोग, इसका मतलब वहाँ ना जाएं। अच्छे लोगों को वहाँ जाना चाहिए, और जो गंदगी वहाँ बढ़ रही है उस गंदगी को साफ करना चाहिए। ठीक है,
मेरा ये कहना है कि अच्छे लोगों को वहाँ जाना चाहिए और जो गंदगी है उसको साफ करना चाहिए। ठीक है, बट बोला जाता है कि चलो कोई पर्सन को बिलीव करके हम पॉलिटिक्स में भेज रहे हैं, चाहे वो छोटा ही पद हो, मगर वहाँ भेज रहे हैं, तो वहाँ पे जब वो कामयाबी देखता है, नए नए लोगों से मिलता है, पैसा देखता है, पावर देखता है, तो उसका कहीं ना कहीं सोच बदल जाती है एकदम से कि यार थोड़ा पैसा कमा लो फिर जनता की सेवा हो जाएगी। ये तो इस चीज़ को लेके आपका क्या है मानना है? देखिए, मैंने आपको बता रहा हूँ कि 20 साल मुझे वकालत करते हुए और 20 साल में मेरे क्षेत्र में जो मेरा क्षेत्र है उसमें आप किसी को भी पूछेंगे एडवोकेट लाजपत के बारे में, एक भी व्यक्ति, मैं कहता हूँ एक व्यक्ति आप ढूंढ कर लाइए कि लाजपत ने उसका गलत किया। मैंने किसी के साथ वकील रहते हुए किसी के साथ गलत नहीं किया, चाहे बेशक मेरा अपोजिशन वाला व्यक्ति भी हो। तो मेरी हमेशा मानसिकता ये रहती है कि दोनों को बिठाकर न्याय मिले और प्रॉपर तरीके से न्याय हो जाए, इसकी मैं चिंता करता हूँ। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी जाने के बाद मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ वहाँ भी जाकर। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि मनी इज पावर, पैसे को देख के इंसान बदल जाता है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि सभी व्यक्ति बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप मोदी जी को देख लो, अगर हम मोदी जी का जीवन देखते हैं तो उनका एक भाई एक प्राइवेट नौकरी करता है, एक भाई पेट्रोल पंप पे, एक माँ जाके सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा रही है। क्या वो आकर इस लोक कल्याण मार्ग वाले उसमें रह सकती है ना? उसके भाई परिवार को लाकर वो यहाँ पर रख सकते हैं ना? क्यों नहीं रख रहे हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है वो अपने भाई को बड़े बड़े जो आज जिस पेट्रोल पंप पे खड़ा है उसको पेट्रोल पंप दिला सकता है। वो माँ है उसके लिए एक अलग से कोठी बड़ी तैयार करके दे सकता है, लेकिन माँ आज छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में रहती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पॉलिटिक्स में जो आ गया वो लुटेरा ही आएगा। ठीक है, मोदी जी का जीवन सबके सामने है, लगातार वहाँ से आपने संघर्ष करते हुए, गुजरात से संघर्ष करते हुए आज वो यहाँ, मतलब जिस व्यक्ति का अमेरिका में वीज़ा बंद कर दिया, लंदन में बंद कर दिया वीज़ा, आज वो रेड कारपेट बिछाते हैं उनके लिए। आज रेड कारपेट बिछाते हैं मोदी जी के लिए, और वही व्यक्ति है जो आपके सामने खड़ा है। आज विश्व का नंबर 1 नेता आप उसको कहते हैं, विश्व उनको मानता है। रूस उसकी चर्चा, रूस का प्रधानमंत्री उसकी चर्चा करता है। आपको अमेरिका के राष्ट्रपति उसकी चर्चा करते हैं, लंदन में उसकी चर्चा होती है। जिन यूरोप के देशों में आपको जगह नहीं मिलती थी, यूरोप के देशों में आपके नेताओं को बाहर खड़ा कर दिया जाता था एयरपोर्ट पे, आज वो देश आपके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। तो निस्वार्थ भाव से जो लोग काम कर रहे हैं, जो सेवा भाव से काम करने आए हैं, उनके लिए विश्व नतमस्तक होता है। तो इसलिए मैं तो आपके यूट्यूब के माध्यम से जो भी राजनीति में लोग हैं उनको कहता हूँ कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो, तो आपके आगे भी विश्व नतमस्तक हो जाएगा। ठीक है। आज के टाइम पे आपके अकॉर्डिंग कितने % है जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं पॉलिटिक्स में? देखिए 100 में से आइडिया, मैं आपको परसेंटेज तो नहीं बता पाऊंगा कितने % ठीक है नहीं है, लेकिन सबको निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। एक समय ऐसा था जब हम अखबार खोलते तो स्कैंडल घोटाले अखबार खोलते नजर आते थे। आज आप भारत सरकार के घोटाले बताओ तो कितने हुए? आज आप अखबार खोलो घोटाला मुक्त हो गए। आज उस समय अखबार खुलता था पता लग रहा दिल्ली में वहाँ ब्लास्ट हो गया, आज राजस्थान में ब्लास्ट हो गया, आज छत्तीसगढ़ में ब्लास्ट हो गया, आज फला जगह ब्लास्ट हो गया। आज बताओ आप अखबार खोलते तो आपको क्या मिलता है? ऐसे लोगों की आवश्यकता है, समझने की बात है। एक व्यक्ति सिर्फ करता कुछ नहीं, टीका कौन फ्री दे रहा है और टीका फ्री करने का बोर्ड कौन लगा रहा है। तो ये जो आप कह रहे हो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको परसेंटेज नहीं बता सकता। चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, वो भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है, वो कांग्रेस का भी हो सकता है, वो आम आदमी पार्टी का भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को जो एजुकेटेड लोग हैं हमको समझना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा, एक एक विषय को समझना पड़ेगा, कौन क्या दे रहा है और कौन क्या फ्री दे रहा है। उस फ्री के बाद हमको बाकी चीज़ों का कितना नुकसान हो रहा है उसको भी समझना पड़ेगा। हमारे देश का कितना नुकसान होगा, हमारे देश को कितना नुकसान होगा, हमारी जो और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कितना हुआ है। अगर हमें बिजली पानी फ्री दे रहा है तो बाकी हमारे सीवर का कितना काम हुआ, हमारी सड़कें कितनी बनी, हमारे स्कूलों का निर्माण कितना किया उसने। एक एक चीज़ को बारीकी से अपने को जांचना पड़ेगा। क्योंकि जो इंडियंस होते हैं वो जहाँ पे फ्री दिखा वहाँ पे ट्रैक्टर जाते हैं, वो भाई फ्री मिल रहा है चलो भाई यहाँ पे। लेकिन मैंने वही कहा कि हमको फ्री ठीक है एक्सेप्ट करो, लेकिन उसको फ्री लेने के बाद अपने को नुकसान क्या है? उसके 2 साइड, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हाँ, अगर फ्री दे तो कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहा है फ्री, तो ये पता। देखिए अगर हम बात करते हैं तो BSES के बिजली की बात हुई। हम जब शुरू में जब आए थे तो बहुत जो आम आदमी पार्टी सरकार थी उसने कहा था कि हम BSES कंपनी के ऑडिट कराएंगे और आपको पैसा वापस दिलाएंगे। ऑडिट क्या? कि जितना जो आपका पैसा जा रहा है वो उसको एक्सेस जा रहा है, फालतू पैसा जा रहा है, वो पैसा हम रिफंड कराएंगे और जो बिजली का बिल है वो ऑडिट से करके BSES कंपनी से कम कराएंगे। लेकिन आज हमारी उसको 8 से ऊपर साल सरकार को हो गए, आज तक तो कोई ऑडिट BSES का किसी बिजली कंपनी का हुआ नहीं। ठीक है सर, बिजली कंपनी का ऑडिट हुआ नहीं। जो सब्सिडी हमको मिल रही थी, पहले सब्सिडी कैसे मिलती थी कि 200 यूनिट फ्री, उसके बाद 201 होगा तो एक यूनिट पे आपको पे करना है। लेकिन आज इन्होंने क्या किया है, चला कि 201 होते ही
आपको 201 यूनिट का पे करना है। ओ तो ये आपको समझना पड़ेगा जो आप बात कर रहे हो कि किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको फिक्स चार्ज बढ़ा दिए, आपकी जेब से इधर से नहीं निकला, उधर से फिक्स चार्ज से निकाल दिया। मैं कहता हूँ दिल्ली में पूछो लोगों से कि बिजली के बिल भी आ रहे हैं, पानी के बिल भी आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कि दिल्ली पहला ऐसा स्टेट बन गया जहाँ पर बिजली पानी फ्री। लेकिन क्षेत्र में पूछो ना भाई सर, आपको सीवर खुलवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, आपको सड़क पर गली में सफाई कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमने 2 चीज़ फ्री दी। देखिए लोगों को कहते हैं दिल्ली में बसें फ्री, आप 7 बजे के बाद बस स्टैंड पे खड़े हो जाओ, वो बस वाले जो डीटीसी के बस वाले जहाँ महिला खड़ी होती बस ही नहीं रोकते हैं, जहाँ उनको ज़्यादा महिलाएं खड़ी होती बस निकाल कर ले जाते हैं, वो महिलाएं हाथ करते रह जाती हैं। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ को फ्री पकड़ने से हमको कितना नुकसान होगा दूसरी चीज़ों में। ये तो ये शायद जो आपकी बात है, जो आपके साथ अपोनेंट है वो ध्यान सुन रहे होंगे आपके। नहीं, मैंने क्या कहा, मैं सिर्फ आपको, मेरे को कहना नहीं चाहिए था क्योंकि आपका चैनल ऐसा है कि आप कुछ एजुकेशन से रिलेटेड लोग कुछ समझें। तो क्योंकि आपने ये बात भी समाज में थोड़े सोच को बदलने को बोला, बस सिर्फ मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपको कुछ फ्री मिल रहा है, तो उसके बाद बाकी चीज़ों की स्थिति क्या है ये आप एक बार देखो। बस उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर हमने डीटीसी से फ्री लिया तो आज डीटीसी की बसों की क्या हालत है। ठीक है, हमने जल बोर्ड से फ्री लिया तो बाकी कितने सीवर डले आज, जो जल बोर्ड फायदे में था आज वो जल बोर्ड घाटे में है। अच्छा जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तो नहीं हुआ। हमारे को पहले पेंशन मिला करती थी, बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, विधवाओं को पेंशन मिलती थी, विधवाओं की बेटियों को शादी में पैसे मिलते थे। 2008 से जब से केजरीवाल आया एक नई पेंशन उसने नहीं बनाई, वो समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा मोदी सरकार राशन बांट रही है, राशन देने को तैयार है, लेकिन हमारे पास कई लाखों लोग दिल्ली में अभी अप्लाई किया हुआ है, एक नया राशन कार्ड नहीं बनाया। तो इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा अपने को कि हम लोग 2 या 3 चीज़ फ्री लेके हम किस प्रकार से अपना नुकसान पा रहे हैं, नुकसान हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है, वो भी समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये सवाल भी हो गया। यहाँ पे एक सवाल था मेरा कि आपके अभी एमसीडी के चुनाव में खड़े हो रहे हो आप, ठीक है। मैंने हर जगह पोस्टर देखे आपके, वो मतलब आंखों में चमक दिख रही है कि हाँ भाई कुछ कर देंगे हम। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से कुछ क्या बहुत कुछ कर देंगे अगर एक बार आ गए। बिल्कुल कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एमसीडी के चुनाव में खड़े हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, देखिए क्यों, ये जानना चाहूंगा। मैं बताता हूँ जय भाई आपको कि मैं इस क्षेत्र में रहा हूँ, मेरा जीवन इस क्षेत्र में गया है, पूरा जीवन मैंने इस क्षेत्र में रहा है। इस क्षेत्र की स्थिति हम लोगों को ना, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमको शर्म आती है बताते हुए कि मैं बापा नगर में रहता, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे चुनाव लड़ाया तो निश्चित रूप से आपको कभी भी इस क्षेत्र के लोगों को ये कहते हुए शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि मैं बापा नगर में रहता हूँ। आप गर्व से कहेंगे हाँ मैं बापा नगर में रहता हूँ, क्योंकि जो सीवर की व्यवस्था है यहाँ पर, जो गंदगी की जो हालत इस बापा नगर में कर दी है, जबकि विधायक यहीं बापा नगर में रहता है, उसका जीवन भी यहीं बापा नगर में कटा है, लेकिन बापा नगर की एक गली उसने बनाने का काम नहीं किया है। अगर मैं आपको बता दूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं निगम पार्षद नहीं था, मैं विधायक नहीं था, उसके बावजूद मेरी टीम ने खुद की नाक के नीचे गली बनाकर आए थे हम लोग, क्योंकि उस गली के लोगों को उन लोगों ने धमकाया कि जाओ जो करना कर लो, आपकी गली नहीं बनेगी। जब उन लोग आए और मुझसे बात बोला उन्होंने, यस, वो लोग अभी भी हैं, उन लोगों ने बराबर फेसबुक पे उसको पोस्ट किया किस तरीके से हमारे साथ हुआ है। उन लोगों ने जब आग्रह किया तो ऐसा नहीं कि मैंने व्यक्तिगत मेरे पैसे से बना दिया, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं बनाया, हमारी टीम ने, हमारे टीम वर्क ने काम किया, जोड़ जाड़ के। देखिए यहाँ निगम पार्षद कांग्रेस की थी, विधायक आम आदमी पार्टी से था। हम लोगों ने किस तरीके से, क्योंकि एक चैलेंज उस व्यक्ति ने उन लोगों को किया कि अब तुम्हारी गली नहीं बनेगी, जो करना कर लो। हमने रात में ये तय किया, उन लोगों ने मेरे से बात की, हम लोगों ने रात में ये तय किया कि सुबह ये गली बनेगी, और हमने उसको गली को सुबह बनाने का काम किया उनकी नाक के नीचे। अच्छा, तो वही कह रहा हूँ, जब मेरे पास कोई पावर नहीं है तब हम कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और जनता ने मुझे मौका दिया और मैं यहाँ आया, तो निश्चित रूप से मैं आपको, जय भाई आप ही मेरी वीडियो, अगर मुझे मौका मिला और मैं बनता हूँ तो 5 साल बाद आप मुझे दिखाओगे तो मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा वीडियो देख के मैंने क्या बोल दिया था कि मैंने क्या बोला था। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं आपको यहीं मिलूंगा, मैं यहीं रहने वाला हूँ, बापा नगर छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं। ये वो टाइम था जब आपके पास पावर नहीं थी इतनी, और जब आ जाएगी कहीं ना कहीं एमसीडी में जाके मोहल्ले के लिए या फिर एक क्षेत्र के लिए, तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ उनके लिए फिर करोगे। देखिए दिल में आग है, मैंने क्या कहा, मैं हम लोग जब यंग थे, हम सब लोग, मैं जय भाई आप भी यंग हो, और निश्चित रूप से जो बात मैंने कही है आपको भी लग रहा होगा कि हम बापा नगर में रहते हैं, हमको किस प्रकार शर्मिंदगी होती है बताते हुए। मैं आप लोगों को गर्व महसूस कराऊंगा, आप गर्व से कहोगे कि हाँ मैं बापा नगर रहता हूँ। निश्चित रूप से ये होने वाला है अगर हम आते हैं,
लोग वीडियो में कह रहे हो। नहीं निश्चित, मैंने क्या कहा, मेरे जीवन में, मेरा जीवन 50 साल मेरी उम्र है, 40 साल मैंने संगठन को सेवा में दी है, क्षेत्र में सेवा को दी है। मैं ना कहीं भागा हूँ ना कहीं गया हूँ। अगर गलती होती है तो उसको स्वीकार करने की भी हिम्मत रखता हूँ कि हाँ गलती हुई है, और उस गलती को कैसे ठीक करना है उसके लिए भी तैयार रहता हूँ। उसके लिए भी तैयार रहता हूँ कि उसको गलती कैसे ठीक होगी। तो कहीं मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं सब आपके यूट्यूब के माध्यम से कहता हूँ, यहीं रहना है और यहीं रहूँगा। और इजी अवेलेबल, मैंने कहा 2 लोग मेरी प्रेरणा स्रोत थे, MP छनपाड़े जी, मास्टर लक्ष्मण सिंह अटल। वैसे तो रातावाल जी से भी प्रेरणा मिली है, योगेंद्र चांदोले जी से भी मिली है। इन लोगों ने 4-5 लोगों ने क्षेत्र के अंदर विकास का खूब काम किया है। ये सारे मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, ठीक है ना। तो जब इन लोगों ने जो सीखा है, इन लोगों के किए हुए काम को आगे बढ़ाने की इच्छा है। आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके यूट्यूब के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी कोई निगम पार्षद बनेगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा। मुझे वो आग महसूस हो रही है, फीलिंग आ रही है मेरे को आपके अंदर से कि आप कुछ करके चले जाओगे। आग मैंने फिर कह रहा हूँ, आग कहाँ से आई? हाँ। क्योंकि हमने वो दंश झेला है। मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि जल बोर्ड मेरा नहीं, क्योंकि जल बोर्ड दिल्ली सरकार का है। अगर हमें मौका मिला तो आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि जल बोर्ड मेरा नहीं, हम काम नहीं करेंगे। हम काम करेंगे, जल बोर्ड का भी काम हम करेंगे। आपको BSS में कोई दिक्कत है कि BSS हमारी नहीं होगी, लेकिन हम BSS का भी काम करेंगे। हम सारे कामों को अपने ऊपर लेकर चलेंगे, आप इस बात की निश्चित रहिए। आपको अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ हमारी नहीं है, हम नहीं करेंगे। मैंने यही कहा कि हम कहीं नहीं जाने वाले। मैं आप लोगों के बीच का व्यक्ति हूँ, मैं बीच का व्यक्ति हूँ। मेरा जीवन आप लोगों के बीच में कटा है और आगे भी जीवन में यही रहने वाला है। तो यहाँ पे जो मेरा सवाल रहेगा वो ये है कि आप अपनी लाइफ को पूरा छानते हुए कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो अगर कोई इंसान फॉलो करेगा या फिर कोई पर्सन फॉलो करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा? ऐसी 3 बातें बताएं आप। देखिए, अपनी लाइफ से मैं आपने चेंज किया हो थोड़ा खुद को। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, एक तो बेवजह झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। मैंने जीवन में कभी भी अनावश्यक झूठ नहीं बोला। आप अनावश्यक झूठ मत बोलो। आप जो सच्चाई है वो सच, सबके साथ सच्चाई से बात करो, तो आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। जीवन में एक बात मैं कहता हूँ कि आप झूठ मत बोलो। जब आप झूठ बोलते हो तो उस झूठ के बाद बैक टू बैक कठिनाइयाँ खड़ी होनी शुरू होती हैं। लेकिन आप जब सच बात करते हो, सच बात बताते हो, बोलते हो, तो आपको उस चीज़ का निवारण मिलता है, हल मिलता है। तो मेरा सिर्फ इतना सा है, मेरे जीवन का भी मोटिव यही है। और मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ किसी से सच बात करता हूँ, सच बोलता हूँ। आपने आगे झूठ मत बोलो अपनी लाइफ में। हाँ, नहीं ज़रूरत नहीं है ना, अनावश्यक झूठ क्यों बोलना है? देखो, जहाँ पर लगता है कि किसी को का जीवन बच जाएगा, किसी का जीवन बच जाएगा मेरे झूठ बोलने से, तो वहाँ झूठ बोलने में कठिनाई नहीं है। लेकिन अनावश्यक झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, किसी ने आपके कान में आके कहा कि वो फला आदमी आपको ऐसे कह रहा है, तो सीधी सीधी उसकी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कान सुनी बातों बिलीव नहीं करना। नहीं, आपको उसकी जांच, बल्कि मैं कहता हूँ उसकी, हाँ ये ठीक कह सकते हो, कान सुनी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, कान सुनी बातों विश्वास नहीं करना। एंड लास्ट, देखिए, जो अपना जल्दी, मैं युवाओं के लिए कहता हूँ, जितनी कम उम्र में आप टारगेट सेट कर लोगे आप उसको अचीव करोगे डेफिनेटली। एक छोटी उम्र में आप जब टारगेट सेट कर लेते हो तो आपको आसानी होती है उसको अचीव करने में। तो मेरा अपने युवा साथियों से, अगर कुछ स्टूडेंट्स आपके इसके माध्यम जुड़े हैं, तो 7th 8th 9th 10th मैक्सिमम 10th तक, 10th से पहले आपको अपना टारगेट सेट कर लेना चाहिए। मुझे लाइफ में क्या करना है कि अपना हमको करना क्या है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं अरे अभी टाइम है, 12th के बाद देख लेंगे आराम से। 21 की उम्र तो खेलने कूदने की नहीं, उस समय आपको कठिनाई होती है, डिसीजन लेने में कठिनाई होती है। अगर उस समय आप माइंड सेट करते हैं तो, क्योंकि 8th के बाद 9th में आपको स्टडी किस हिसाब से करनी है, फिर 10th में जाकर आपको किस हिसाब से एग्जाम्स को टारगेट करके आपको नंबर अचीव करना है, तो वो मुझे लगता है 8th 9th एक टाइम पीरियड है जब आपको अपना टारगेट सेट करना है। तो यहाँ पे जो मेरा अब आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन होने वाला है, आपको फटाफट आंसर देने पड़ेंगे उसके, ठीक है। पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपको डर किस चीज़ से लगता है? देखिए, मैंने फिर वो कहता हूँ, मुझे डर तब लगता है जब मैं झूठ बोलता हूँ। अच्छा, तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं झूठ ना बोलूँ। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं आज, और अचीवमेंट कह सकते हैं, गर्व कह सकते हैं कि मैं एक बड़े अच्छा वकील हूँ, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा, और भारतीय जनता पार्टी में अनेकों दायित्वों पर रहते हुए मेरे को खूब मान सम्मान मिला। तो मेरी अचीवमेंट है, ये आपकी अचीवमेंट है। क्योंकि बापानगर जैसे एक छोटी जगह पर रहकर इतने बड़े संगठन से जुड़ना, जो विश्व का नंबर 1 संगठन हो, विश्व की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी हो, उससे जुड़ना, तो ये मेरी अचीवमेंट है। ठीक है, पैसों की क्या अहमियत है आपके लिए? क्या पैसा सब कुछ है या पैसा बहुत कुछ है? देखिए, पैसे की अहमियत ठीक है, परिवार चलाने तक ठीक है, परिवार चलाने। अनावश्यक पैसा आपकी ज़रूरत वो नहीं होना चाहिए आपके पास।
अनावश्यक पैसा नहीं चाहिए। जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना आपको चाहिए, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। अनावश्यक पैसा, गलत तरीके से पैसा लेकर आना, वो गलत है। मतलब मेरी लाइफ में ऐसे गलत तरीके से आए हुए पैसे के लिए कोई जगह नहीं। ठीक है, तो मतलब आप क्या चाहते हो कि पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। आपके अगर आपके मान सम्मान समाज में नहीं है, आपके पैसे सब कुछ है और आपकी अर्थी को उठाने वाला कोई नहीं है, तो उस पैसे का आप क्या करोगे? सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे एक सवाल है कि आप अपने आप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो कि लाजपत राय कौन है, 3 शब्दों में। देखिए, बहुत कठिन सवाल है और एकदम से वाकई रैपिड फायर वाला सवाल है। आप जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, लाजपत राय एक साधारण व्यक्ति है। ठीक है, बहुत साधारण व्यक्ति है। इसको बहुत इजीली कहूँ तो बिल्कुल साधारण व्यक्ति है और इजी उपलब्ध है। और जैसे मैंने बार बार कहा, क्योंकि मैं क्या सोच के आया था कि मैं एक सरकार वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, एमसीडी में खड़े हो रहे, वो लगता है सफ़ेद कोट और बास्केट पहन के बैठे होंगे। एक्चुअली मैं ये सोच के आया था, बट जब देखा आगे तो नॉर्मल पर्सन है कि मैंने ये चीज़ आपको बताया मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। यही लाजपत की पहचान है। यही एक लाजपत राय वो थे, एक लाजपत राय आप हो। वो एक महान विभूति थे, उनसे बराबरी नहीं हो सकती। जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, उनकी बराबरी खैर हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, प्रयास है कि वो भी हमारी प्रेरणा है, प्रेरणा सूत्र है। और उनका नाम कहीं ना कहीं जैसा उन्होंने काम किया आप भी थोड़ा बहुत उनके जैसा कर पाओ। मेरा प्रयास है कि मैं भी कुछ इस तरीके से नाम कर जाऊँ अपना जीवन में कि रहे चर्चा में नाम बाद में। जो आप एमसीडी के चुनाव में खड़े हो रहे हो, तो आप हमारी यूट्यूब ऑडियंस को बताओ कि थोड़ा आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो कि आप क्या हो, कैसे खड़े हो रहे हो, क्यों खड़े हो रहे हो। देखिए, मैंने अपने पूरे इंटरव्यू में आपको बता दिया है कि मेरा ध्येय क्या है, मेरे को क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूँ। टिकट देना और टिकट के बारे में फैसला लेना हमारी भारतीय जनता पार्टी का काम है। वो जब अगर फैसला हमारे पक्ष में देंगे, मुझे देंगे कि लाजपत को टिकट मिलेगी, तो मैंने क्या करना है ये मैंने पूरे आपको बताया है कि मैंने मेरा जीवन सारा यहाँ बीता है, आपके क्षेत्र में बीता है, यहीं रहने वाला हूँ और क्या काम करना है मुझे पता है। डिसीजन भारतीय जनता पार्टी को लेना है। उसके बाद जो भी हमारा भारतीय जनता पार्टी में एक रूल है कि जब तक हम टिकट के लिए संघर्ष करते हैं तब हम अलग अलग संघर्ष करते हैं, लेकिन जब टिकट एक को मिल जाएगी तो हम सब मिलकर उसके पीछे लग जाते हैं। तो डिसीजन अब भारतीय जनता पार्टी को करना है। जो टिकट अगर हमारे पक्ष में आएगी तो भी हम काम करेंगे, नहीं आएगी तो भी जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कमल निशान को जो टिकट दे देगा, तो हमारे लिए तो कमल निशान ही हमारी पहचान है। हम सब मिलकर उसके पीछे लग जाएंगे। ठीक है, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात करें, काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला लाइफ को लेके और स्ट्रगल को लेके, लर्निंग्स मिली काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपके साथ बात करने में। और मेरे को ये 101% यकीन है कि हमारी जो यूट्यूब ऑडियंस इसको सुन रही है उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपनी लाइफ में कि भाई लाइफ में सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है या फिर तुमको स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि थाली में सजा हुआ किसी को ही नहीं मिलेगा। तुमको थाली अपनी खुद ही सजानी पड़ेगी और खुद ही लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये इस पॉडकास्ट का मोटिव था और हमने ये मोटिव को बेहतरीन तरीके से सर से सीखा। तो सर थैंक यू आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा मुझसे बात करके अभी। थैंक यू जय, बहुत आनंद आया। और देखो, अच्छी बात आपने ये कही कि भाई मैं कोई सवाल आपको नहीं बताने वाला हूँ और आपने बताया भी नहीं। और जिस तरीके से आपने रैपिड फायर भी किया, आपने सवालों को भी ठीक जीवन से जोड़ने की बात की। और लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने डायरेक्ट आपने सवाल किए और मैंने डायरेक्ट आपको जवाब दिए। मतलब जवाबों में कहीं पर भी मिलाकर जोड़कर आपको कहीं नहीं मिला। आपको जो सच है वही मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बहुत आनंद आया आपके साथ। ईश्वर करे आप खूब तरक्की करें, ऐसी मेरी कामना है। ठीक है, तो सर आप एक बार हमारे यूट्यूब ऑडियंस को बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल हमारा। हाँ, देखिए, जय भाई भी हमारा संघर्ष कर रहा है। हम सब, मेरा निवेदन है इसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब हमको करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए कि सर की सोच जो है समाज को बदलने की वो लोगों तक जाए और लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सुन के समझ कर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो फिलहाल के लिए हमारी इस यूट्यूब वीडियो में यही था। बाकी मिलते हैं आपसे अब अपने अगले और बेहतरीन नए पॉडकास्ट को लेके। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं गाइज आपसे अब अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।